अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अभी तक हमने प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को पढ़ा था और मिनरल न्यूट्रिशन को। इस चैप्टर के नाम में 3 वर्ड्स हैं। इन प्लांट्स, ये तो हम सबको पता है प्लांट्स के अंदर, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। ह्यूमन बीइंग्स हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे इस समय राइट नाउ मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग, आई एम मूविंग माई हैंड्स, आई एम मूविंग माई हेड। मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगी बोर्ड पर, आई विल राइट समथिंग। मैं इधर से इधर मूव कर रही हूँ, यानी लोकोमोशन शो कर रही हूँ। हम सबकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, डाइजेशन होता है, हमारा हार्ट या सारी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करती हैं। खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं हम, फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम, हमारी ब्रीदिंग की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है। कितने सारी एक्टिविटीज़ हमारे अंदर परफॉर्म हो रही हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं अगर आपको ना दूं तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? मैम बहुत सिंपल सी बात है, सभी काम अगर इस दुनिया में करने हैं तो क्या चाहिए? पैसा। पैसा मतलब करेंसी। और ऐसे ही अगर बॉडी को ये सब कुछ करना है तो बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। और बॉडी की एनर्जी करेंसी कौन होती है? एटीपी। यानी हमें एनर्जी चाहिए, सब काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर ये एनर्जी हमें नहीं मिली तो हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपसे पूछती हूँ कि एनर्जी आपको कैसे मिलती है, तो आप क्या कहेंगे? अरे मैम ये तो आप क्या पूछ रहे हो, तो 8th क्लास का बच्चा ही बता देगा। एनर्जी कैसे मिलेगी? खाना खाने से मिलेगी। यानी हमें क्या पता है कि हमें एनर्जी कौन देता है? फूड। फूड गिव्स अस एनर्जी। और इसीलिए अगर आपको 5 दिन की भूख हड़ताल पे रख दिया जाए तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आपकी सारी एक्टिविटीज़ भी स्लो डाउन हो जाएंगी और धीरे धीरे पता पड़ा आप बिल्कुल डल होकर और घर में बैठ गए। यानी फूड हमें एनर्जी देता है। लेकिन क्या जो फूड हम खाते हैं, क्या आपने अगर एक चपाती खाई, आपने कटोरी दाल खाई, आपने एक पिज़्ज़ा की स्लाइस खाई या आपने एक एप्पल खाया, क्या वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में हमें एनर्जी दे देता है? नहीं। हम सब ने 11th के चैप्टर नंबर 16 ज़ूलॉजी के अंडर मैंने आपको पढ़ाया है, जहां हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा था कि जो भी फूड हम खाते हैं वो पहले हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, यानी सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज यानी मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक डाउन होगा। अगर प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा। अगर फैट्स हैं तो फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, इनमें ब्रेक डाउन होगा। यानी जो भी फूड हम खाते हैं एंजाइम्स की हेल्प से वो पहले ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस, जिसे हमने डाइजेशन कहा था। उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है इनटू ब्लड और फिर ब्लड उसे बॉडी के एक एक सेल तक लेके जाता है और वहां पर सेल के अंदर उस डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड का यूटिलाइजेशन होता है, जिसे हमने क्या कहा था? एसिमिलेशन होता है। वहां उस फूड को, उस डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फूड को बर्न किया जाता है और बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, एटीपी प्रोड्यूस की जाती है। ये जो प्रोसेस है इस फूड के ब्रेकडाउन का और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने का, बस इसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोई आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? भाई हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, ये सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन है। यानी कि व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज ब्रेकडाउन ऑफ, अभी हम इसको और हायर लेवल पे लेके जाएंगे इस डेफिनेशन को, बट इनिशियल लैंग्वेज में it is breakdown of food in cell या inside cell to produce or to generate energy. Energy किस फॉर्म में? in form of ATP। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है। Breakdown of food to produce energy in the cell. This is known as respiration. अब यहाँ पर इस फूड का क्या मतलब है, इस ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, ये सब कुछ हमें समझना है।
दो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, जब मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस चैप्टर नंबर 17 ज़ूलॉजी में पढ़ाया था तो आपको बहुत क्लियरली बताया था, एक वर्ड होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब होता है ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना और CO2 रिच एयर को एक्सहेल करना, दिस इज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन का मतलब होता है वो जो ऑक्सीजन रिच एयर हमने इनहेल की है उस ऑक्सीजन को यूज करके या समटाइम्स इवन विदाउट ऑक्सीजन यूज फूड को, वो फूड जो डाइजेस्टेड है, वो फूड जो एब्जॉर्ब करके एक एक सेल तक पहुंचाया गया है, उस फूड को ऑक्सीडाइज करके उसको ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी रिलीज करना, दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन। तो अगर मुझे इसे और अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके और हायर लैंग्वेज में जो आप जिस लेवल पर है वहां लिखना है, तो मैं क्या लिख सकती हूं? इट इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन की जगह मैंने क्या लिख दिया? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ऑफ फूड। अब मैं यहां फूड नहीं लिखूंगी, मैं थोड़ा सा अच्छा वर्ड लिखती हूं, ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मीन्स जिनमें कार्बन है, ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट कॉमनली प्रोटीन्स, फैट्स, ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स inside cells, inside cell with the help of enzymes, इसमें बहुत सारे enzymes यूज होंगे, so with help of enzymes, enzymes to generate of course energy, to produce या to generate energy, किस फॉर्म में? ATP, in the form of ATP, this is respiration। ये और अच्छी डेफिनेशन हो गई। तो फूड से जो एनर्जी मिल रही है, कैसे मिल रही है? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हो रहा है। फर्स्ट वर्ड किसका? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का। कहां पर? सेल के अंदर। किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से। क्यों हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज नोन एज respiration, this process is called respiration। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फूड में ऐसा क्या है, या इन ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स जिन्हें हम खाने में खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनमें ऐसा क्या है, क्या इनके अंदर टूटेगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये फूड एक्चुअली बना कैसे है। कैसे बनता है फूड, बताइए। आप क्या खाते हैं फूड में? आप या तो वेजिटेरियन डाइट लेंगे या नॉन वेजिटेरियन डाइट लेंगे। अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो हम क्या खा सकते हैं? जैसे लेट्स से हमने चपाती खाई या हमने ग्रीन वेजिटेबल्स ली, यानी हम डायरेक्ट प्लांट फूड ले रहे हैं। या शाकाहारी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जैसे काव है, गोट है, बफेलो है, ये सब डायरेक्ट प्लांट मैटर ले रहे हैं। यानी हमें हमारा खाना, अगर हम वेजिटेरियन हैं या हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करें, तो डायरेक्टली कहां से मिल रहा है? प्लांट के पार्ट्स से, प्लांट से। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें या कार्निवोर्स जो मांसाहारी जानवर हैं, जैसे कि डॉग्स हैं, लायंस हैं, टाइगर्स हैं, वोल्फ हैं, लोमड़ी, चीता, इनकी बात करें तो वो किसी, उनका सोर्स क्या है फूड का? एनिमल। वो किसी जानवर को खा रहे हैं, बट उस एनिमल ने क्या खाया होगा? प्लांट खाया होगा। तो अल्टीमेट सोर्स क्या है? प्लांट है। ये प्रोड्यूसर्स हैं, हम जानते हैं। या तो हम डायरेक्ट प्लांट को ईट कर रहे हैं, प्लांट पार्ट को, या हम प्लांट को जो एनिमल्स ईट कर रहे हैं उन्हें ईट कर रहे हैं, उन्हें या उनके बॉडी पार्ट को। सो यानी बेसिक सोर्स क्या है फूड का? प्लांट्स। अब सवाल उठता है कि प्लांट्स कैसे बनाते हैं इस फूड को? तो आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी जानता है कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, ग्रीन प्लांट्स, ऑफ कोर्स कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बट बेसिकली ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम यही पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स क्या फूड बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, शुगर्स बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर्स। सो प्लांट्स सिंथेसाइज दिस फूड, द शुगर्स, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या करते
करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में? फोटो मीन सनलाइट, वो सनलाइट को यूज करते हैं, क्या करते हैं? CO2 ली, एयर से, एटमॉस्फेयर से, वाटर लिया और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑफ कोर्स कुछ बहुत सारे एंजाइम्स भी लगेंगे, हम पढ़ेंगे, इससे C6H12O6 प्लस O2 रिलीज कर दी। इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं, यहां पे भी 6O2 हो जाएगा, राइट? 6 2 12, 6 बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो प्लांट CO2 और वाटर को यूज करके सनलाइट को ट्रैप करके एक कार्बोहाइड्रेटिक शुगर बना रहे हैं, लेट्स से ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलने वाली है, इसे ब्रेक डाउन करके, इसका ब्रेक डाउन करके। हो सकता है हम डायरेक्ट ग्लूकोज ले रहे हो, जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट खाइए, आप डायरेक्ट ग्लूकोज ले रहे हैं, या हो सकता है कि ये ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलकर सुक्रोज बन गई हो, अगर आपने गन्ना खाया है, या आप घर में जो हम चीनी खाते हैं, टेबल शुगर, जो घर में जो शुगर खाते हैं, टेबल शुगर, तो वहां वो पहले डाइजेस्ट होगी, अल्टीमेटली ऑफकोर्स ग्लूकोज होगा, और वो ग्लूकोज को फिर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। या हो सकता है वो ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड बन गई हो, स्टार्च बन गई हो, जैसे कि हमने राइस खाया, गेहूं, चावल खाया, गेहूं खाया, वीट, राइस, इनमें स्टार्च के फॉर्म में ये ग्लूकोज है। अगेन जब हम इसको ईट करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, ये डाइजेस्ट होगी, अगेन ग्लूकोज होगा, वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा और वो एक एक सेल तक पहुंचाया जाएगा, फिर से उसका ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ब्रेक डाउन होगा मतलब वो वापस CO2 प्लस H2O में ब्रेक डाउन हो जाएगी। यानी ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन पर, वो कहीं ना कहीं इस ग्लूकोज के अंदर ट्रैप है, तभी तो वो रिलीज हो रही है। तो कहाँ ट्रैप है आखिर वो? कैसे इसके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये कैसे आई? जब प्लांट ने सनलाइट को यूज किया, सूरज से, सन से लाइट को ट्रैप किया, तो उस लाइट को, सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। और वो जो केमिकल एनर्जी है वो इस ग्लूकोज के, जैसे ये जो कार्बन है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं यहां पर स्टोर हो गए। और अब जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे सेल के अंदर, जब रेस्पिरेशन होगा, तो वो एनर्जी, वो सनलाइट, लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इन बॉन्ड्स के अंदर ट्रैप हो गई है, वो रिलीज हो जाएगी। सो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है? दैट मीन्स प्लांट्स convert light energy, light means sunlight energy, into chemical energy, और ये chemical energy कहाँ रहती है? stored in carbon bonds of sugars। यानी जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो बॉन्ड्स मिल रहे हैं, उन बॉन्ड्स के अंदर ये ट्रैप्ड है, फंसी हुई है, स्टोर्ड है। और जब रेस्पिरेशन होगा, जब ये शुगर्स, ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स को बर्न किया जाएगा, टोटल ब्रेकडाउन किया जाएगा फाइनल, तो वो बॉन्ड्स में से एनर्जी रिलीज होगी। यानी हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स इनसाइड सेल्स का क्या मतलब है? अब मैं यहां लिखती हूं, दैट इज breakdown of कार्बन bonds। क्लियर? कार्बन bonds टूटेंगे with the help of enzymes and finally energy will be released, और वो एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में बॉडी यूज करेगी। ये है एक्चुअली द बेसिक फंडामेंटल ऑफ रेस्पिरेशन। हम पढ़ने क्या वाले इस चैप्टर में, वो हमने बात करी है। ये सारी बात जो मैं कर रही हूं वो मैंने एनिमल्स के विथ रिस्पेक्टिव करी। अब हम प्लांट्स की अगर बात करें, क्या प्लांट्स को इस एनर्जी की जरूरत है? क्या प्लांट्स को ATP की जरूरत है? प्लांट्स तो बड़े शांत से लगते हैं एक जगह खड़े हुए। बिल्कुल है, प्लांट भी तो ग्रो करता है। हम एक सीड, एक बीज को बोते हैं, सो करते हैं और उससे पूरा प्लांट बन जाता है। सो प्लांट में ग्रोथ होती है, ऑफ कोर्स प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहां पर भी एनर्जी यूज होती है। सो प्लांट में
फोटोसिंथेसिस है, प्लांट में ट्रांसलोकेशन हो रहा है, प्लांट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जहाँ एटीपी चाहिए, हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में कई जगह पढ़ा है, प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है। हालांकि प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है, ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन फिर भी उस फूड को ब्रेक डाउन करके उन्हें भी एनर्जी रिलीज करनी होती है ताकि उस एटीपी को यूज करके वो अपने वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। सो यस, प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी, और यही हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बट बेसिक फंडामेंटल सेम होगा। जो भी प्रोसेसेस, जो भी पाथवेज हम प्लांट्स में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के, वो सेम पाथवेज एनिमल्स में भी होते हैं। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन। अब हमें इतना समझ में आ गया कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया, जो खाना बनाया उसमें उन्होंने सनलाइट को ट्रैप किया, सनलाइट को ट्रैप किया उस फूड के, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में, और जब वो बॉन्ड्स फाइनली ब्रेक होंगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। अब स्टूडेंट्स, एनर्जी जब कोई चीज़ को तोड़ते हैं, हमें पता है, तो सडनली अगर आपने वन गो में तोड़ा तो वो हीट के फॉर्म में सारी निकल जाती है। तो अगर हमने ग्लूकोज के बॉन्ड्स को सडनली ब्रेक करेंगे वन स्टेप में, सिंगल स्टेप में, तो क्या होगा? सारा हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते, हमें तो एटीपी चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी फॉर्म में सेल यूज करता है। क्यों? क्योंकि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यही नोट चलते हैं सेल के अंदर। अगर आपको सेल से काम कराना है तो उसको कौन सा डॉलर, पाउंड, इंडियन रुपी, दिनार नहीं देना पड़ेगा, उसको एटीपी देना पड़ेगा। सो इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज एटीपी। तो क्या आप चाहोगे कि जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो तो वो एक झटके में हो या धीरे धीरे हो? बताइए, आप क्या चाहेंगे? वो धीरे धीरे हो, यानी वो एक सीरीज ऑफ स्लो स्टेप्स में हो। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। सो रेस्पिरेशन के अगर हम सेलिएंट फीचर्स की बात करें, सेलिएंट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में, सेम अप्लाई होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर 1, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मल्टी स्टेप मीन्स बहुत सारे स्टेप्स होंगे, धीरे धीरे वो steps perform किए जाएंगे with the help of various enzymes. So that means there is a series of slow steps with help of enzymes. With help of enzymes, ये enzymatically controlled होगा सब कुछ। So यहाँ पर enzymes involved है और मल्टीपल स्टेप्स होगा। मल्टीपल स्टेप्स में क्यों होगा? ताकि हीट के फॉर्म में सारी एनर्जी कहीं वेस्ट ना हो जाए, वो धीरे धीरे हीट निकले ताकि उसे एटीपी में कन्वर्ट करता रहा जाए। चलिए, सेकंड सेलिएंट फीचर मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो रेस्पिरेशन है ये एंडोगॉर्निक प्रोसेस है या एक्सर्गोनिक प्रोसेस है? एक्सर्गोनिक मीन्स जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंडोगॉर्निक मीन्स जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। बताइए, फोटोसिंथेसिस में तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। अभी यही तो बात की है, रेस्पिरेशन का मतलब ही यही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट रेस्पिरेशन दैट मीन्स रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। Exergonic process. And why? Because energy is released as ATP. Of course, in a multi-step way, धीरे धीरे एंजाइम से कंट्रोल्ड स्टेप्स में। Now, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि रेस्पिरेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है? एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिज्म मीन्स बिल्डिंग अप ऑफ समथिंग। जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को हमने जोड़ा तो एक प्रोटीन बन गया, ये क्या है? एनाबॉलिज्म।
आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड किए, जोड़े, ज्वाइन किए, स्टार्च बन गया, एनाबॉलिज्म। इसका ठीक ऑपोजिट, आपने ग्लूकोज, आपने स्टार्च को तोड़ा, ग्लूकोज में बिखर गया, कैटाबॉलिज्म। आपने प्रोटीन को ब्रेक किया, अमीनो एसिड्स मिल गए, दिस इज कैटाबॉलिज्म। तो मैं आपसे पूछती हूँ रेस्पिरेशन क्या है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? आप कहोगे मैम बड़ा आसान है, आपने डेफिनेशन में ही कहा है कि इसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है, इसमें ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, कैटाबॉलिज्म। यहीं पर कैच है, क्योंकि ये ना एनाबॉलिज्म है ना कैटाबॉलिज्म है, इसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, यानी ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। क्या मतलब है इसका, अभी समझते हैं। सो इट इज एम्फीबॉलिक, ना कैटाबॉलिक है ना एनाबॉलिक है, या कहें कैटाबॉलिक भी है एनाबॉलिक भी है। आई एम श्योर आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कैटाबॉलिक है ये तो समझ आ गया क्योंकि फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बट एनाबॉलिक कैसे है, इसको नोट करिए फिर उसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए यहाँ पर हम एक चीज ऐड कर लेते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, स्लो स्टेप्स या सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस। बहुत सारी स्टेप वाइज रिएक्शंस होने वाली हैं और एंजाइम से कंट्रोल है, तो मैं इसे लिख देती हूँ मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है ये। यहां पर हमने लिखा ये एक्सर्गोनिक है और यहां हमने समझा कि ये एम्फीबॉलिक है। एम्फीबॉलिक को लिखने के पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि अगर कोई ये पूछे कि जो भी फूड है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे एनर्जी रिलीज होने वाली है, जिसका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सारा फूड कहाँ से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस। अगर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होता तो फूड फॉर्म नहीं होता, ना हर्बीवोर्स शाकाहारी जानवरों को मिलता, ना उन्हें खाने से मांसाहारी कार्निवोर्स को मिलता, यानी कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आइए पहले हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं और फिर हम इस एम्फीबॉलिक पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दैट फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स, लेट मी राइट हियर, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स द raw material for food. This provides the raw material for food कहें या for biological oxidation of food, कैसे भी एक ही बात है, this provides the raw material. मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, यानी सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस होंगी। एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी बहुत सारे एंजाइम्स हम पढ़ेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और ये एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट दोबारा लिख रही हूँ, रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक। एम्फी का क्या मतलब होता है, बोथ, कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक। क्या मतलब है, देखिए कैटाबॉलिक तो है, आप जानते हो, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई चीज टूटती है उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज कैटाबॉलिक। पर एनाबॉलिक कैसे है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि जब रेस्पिरेशन के स्टेप्स होते हैं तो बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कोई दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए प्रीकर्सर का काम करते हैं। तो एक फूड ब्रेक डाउन हो रहा है ऑफ कोर्स एनर्जी रिलीज करने के लिए, और बीच में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स कोई नए बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, यानी कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है और एनाबॉलिज्म भी चल रहा है। सो व्हाई इट इज एम्फीबॉलिक, बिकॉज रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, जो रेस्पिरेशन के टाइम पर इंटरमीडिएट्स बनेंगे, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, कई सारे इंटरमीडिएट्स बनेंगे, सब ऑर्गेनिक होंगे, सब में कार्बन होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, कार्बन स्केलेटन्स
skeletons formed during respiration, right? या तो मैं ये कह दूं कार्बन स्केलेटन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या मैं ये कह दूं रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, दे एक्ट एज प्रीकर्सर्स फॉर synthesis of other biomolecules। कई सारे बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन में वो प्रीकर्सर्स की तरह हेल्प करते हैं। ब्रेक डाउन तो हो ही रहा है, यानी कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, यानी ये एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो इट इज मल्टी स्टेप, इट इज एंजाइमेटिक, इट इज एक्सर्गोनिक एंड इट इज एम्फीबॉलिक। नाउ ये जो फूड है, जो भी फूड जिसका ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का क्या मतलब होता है? जैसे आप एक एंजाइम रिएक्शन लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपने ये रिएक्शन लिखी, मान लीजिए ये एक आपने सिंपल सी रिएक्शन लिखी, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ अब, चलो कर देती हूँ। फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, यहाँ पे कोई एंजाइम वर्क कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? इस साइड को सबस्ट्रेट बोलते हैं जिस पर एंजाइम काम करता है, और जो फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एंजाइम्स जिसे तोड़ेंगे, यानी जो फूड है जिसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, जिसका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा, जिसे ब्रेक किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट। और जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट। क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है तो हम उसे क्या कह देंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बड़ा आसान है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब वो कंपाउंड जिसका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन किया जाएगा एंजाइम्स की हेल्प से और एनर्जी रिलीज होगी, उसे कहेंगे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे ग्लूकोज एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। सो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? the compounds that undergo biological oxidation मतलब oxidation inside the living organism with the help of enzymes to release energy। अब ये सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। सो उन कंपाउंड्स को, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। जैसे अभी हमने बात की रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। मोस्ट प्रेफर्ड हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। पर हमने ऑलरेडी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ा है, जब मैंने वहां पर आपको कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू पढ़ाई थी, कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन या बर्न होने से ही एनर्जी नहीं निकलती, फैट्स के ब्रेकडाउन से भी एनर्जी रिलीज होती है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी एनर्जी रिलीज होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स के ब्रेकडाउन से भी एनर्जी रिलीज होती है। यानी ये सब क्या है? ये सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, they all are respiratory substrates। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन बॉडी सबसे पहले किसे प्रेफर करेगी? मान लीजिए बॉडी के पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम ऑर्गेनिक एसिड, तो बॉडी सबसे पहले जो एंजाइम्स हैं, बॉडी है, वो किसे तोड़ेगी? वो कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करेगी। क्यों? वो हम धीरे धीरे समझेंगे। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये साइन लगाया है कि सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन बॉडी। इवन प्लांट्स में भी सब जगह सेम अप्लाई होने वाला है। हालांकि इन सबसे एनर्जी रिलीज होती है, इन सबका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो सकता है, बट पहली प्रेफरेंस बॉडी की जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। हम आगे धीरे धीरे देखेंगे कि किसके ब्रेकडाउन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। नाउ
स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो बात की वो एक बहुत जनरल एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन की बात की। मल्टी स्टेप है, एंजाइमेटिक है, एक्सर्गोनिक है यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, एम्फीबॉलिक है क्योंकि कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा है, यानी ब्रेक डाउन और बिल्डिंग अप ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स दोनों में हेल्प कर रहा है। हमने समझा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्लांट्स भी, क्या उन्हें भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत है? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि उन्हें भी एटीपी चाहिए, यानी उन्हें भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है इनसाइड द सेल। इस रेस्पिरेशन के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज, हम इसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं क्योंकि आपको याद है मैंने आपको बहुत अच्छे से ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था जूलॉजी में कि ब्रीदिंग जो है, जो हम सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, बट दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो एक्चुअल रेस्पिरेशन है, जो सेल के अंदर हो रहा है, जहां बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, या उसका एक और नाम है, उसे टिश्यू रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, टिश्यू रेस्पिरेशन, या इसे डार्क रेस्पिरेशन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, डार्क रेस्पिरेशन। दीज आर ऑल द वेरियस नेम्स फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बिना ऑक्सीजन को यूज करे हम उस फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है सेल के अंदर। बट अगर हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसे कई बार माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इज इंटरनल रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर हो रहा है। ऑफ कोर्स एरोबिक कंडीशन में ही होगा, तो ये सारे नाम हम रेस्पिरेशन के लिए देते हैं। नाउ दीज आर द वेरियस नेम्स फॉर रेस्पिरेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या प्लांट्स को रेस्पिरेशन की जरूरत है? हमने डिस्कस किया, बिल्कुल प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में लीव्स के अंदर, लीफ के जो सेल्स हैं, पत्तियों के जो सेल्स हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से वो फूड फॉर्म कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। बट उस फूड को भी उन्हें ऑक्सीडाइज करना है, उसका ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ताकि एटीपी रिलीज हो। प्लस जो प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम है, रूट्स है, वो तो फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये जो फूड, खाना जो बनाया गया है लीव्स में, उसे मूव किया जाएगा, ट्रांसलोकेट किया जाएगा और नॉन ग्रीन पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा। फ्रूट हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, रूट हो, वहां तक पहुंचाया जाएगा और वहां पर फिर रेस्पिरेशन होगा, उनका इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, यानी उनका ब्रेक डाउन होगा, एटीपी रिलीज होगी और उस एटीपी को यूज कर वो सारा प्लांट बॉडी ग्रो करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म करेगी। सो यस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे अंदर तो रेस्पिरेशन भी हो रहा है और ब्रीदिंग भी हो रही है, हम सांस भी ले रहे हैं। क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? आइए इसको समझते हैं। डू प्लांट्स ब्रीथ? ब्रीथ यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या वो एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं? क्या वो ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं और CO2 रिच एयर एक्सहेल करते हैं हमारी तरह? क्या है आपका जवाब? बिल्कुल करते हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है, CO2 को यूज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से इस CO2 से फूड बनाया जाता है। इस फूड का रेस्पिरेशन होता है, यानी ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को यूज करके प्लस CO2 को यूज करके फिर से फोटोसिंथेसिस करके और खाना बनाया जाता है। और जब ये रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पर CO2 रिलीज होती है। तो प्लांट CO2 को यूज भी कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में और प्लांट्स रेस्पिरेशन के टाइम CO2 रिलीज भी कर रहे हैं। जब प्लांट CO2 को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और रेस्पिरेशन के टाइम पर वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। यानी प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर प्लांट्स को एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए।
और जब वो रेस्पिरेशन करता है यानी कि ब्रेक डाउन करेगा फूड का एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो प्लांट भी CO2 को रिलीज करेगा, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे हमारे सेल्स जो हैं, एनिमल्स के सेल्स जो हैं, वो भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, फूड को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ATP रिलीज करते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, जिसे हम एक्सेल कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स भी CO2 रिलीज करते हैं। ये अलग बात है कि प्लांट्स CO2 वापस भी लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। तभी आपने सुना होगा बचपन से घर वाले बोलते हैं कि रात के समय पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइट में क्या होता है, दिन में तो सनलाइट है, सनलाइट यानी फोटोसिंथेसिस होगा, उस टाइम पर प्लांट CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और O2 रिलीज करते हैं। ऐसे टाइम आप पेड़ के पास जाओगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए हम लोग सुबह सुबह दिन में वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें गार्डन में पेड़ों के थ्रू O2 रिलीज हो रहा है, उसे हम इनहेल कर लेते हैं। लेकिन रात में क्या हो रहा है, रात में पेड़ CO2 रिलीज कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को ले रहे हैं। यानी अगर अब आप पेड़ों के पास जाएंगे तो पेड़ के आसपास की हवा में CO2 ज़्यादा है, तो जब आप ब्रीद इन करेंगे, इनहेल करेंगे, तो एक्चुअली आप CO2 रिच एयर ले सकते हैं। इसीलिए रात को घर वाले बोलते हैं पेड़ों के पास मत जाओ। तभी तो हमने इसे डार्क रेस्पिरेशन भी नाम दिया है, एक नाम ये भी दिया था हमने। सो यस, फिर से हम उसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? यस, दे ब्रीथ। हम क्या लिख सकते हैं? दैट प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो बस CO2 चाहिए और O2 रिलीज करते हैं, नहीं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। दे रिक्वायर ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दे ऑल्सो ब्रीद, वो भी ब्रीथ करते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि प्लांट्स के पास लंग्स हैं, फेफड़े हैं? क्या आपने कभी सुना है कि प्लांट्स में गिल्स हैं? जबकि एनिमल्स में तो हमने सुना है, जैसे फिशेस की बात करें, फिशेस में गिल्स हैं, एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब ब्रीदिंग ऑर्गन, जो O2 CO2 का एक्सचेंज करवा रहा है। हमारे बॉडी की बात करें, हमारे में लंग्स हैं जहां से O2 CO2 का इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है, प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है। कॉकरोच में हमने ट्रेकियल ट्यूब्स पढ़े थे, पूरा एक जाल, एक सिस्टम बिछा हुआ है गैसियस एक्सचेंज के लिए। बट प्लांट्स में कोई भी सेपरेट ब्रीदिंग ऑर्गन हमने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा हमने। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट प्लांट्स में ब्रीदिंग का ऑर्गन कोई भी नहीं होता। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? दैट एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड organs for breathing, organs for breathing, like lungs। एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, सब में हमने लंग्स पढ़ी हैं, या गिल्स जैसे फिशेस में होता है, या ट्रेकिया विच इज ट्रेकियल ट्यूब्स एक्सेट्रा। But plants do not have, they do not have special breathing organs। उन्हें रेस्पिरेशन करना है, उन्हें ब्रीदिंग करनी है, रेस्पिरेशन तो कर ही रहे हैं, उन्हें ब्रीदिंग करनी है, उन्हें O2 को लेना है, उन्हें CO2 को छोड़ना है, उन्हें गैस का एक्सचेंज करना है, लेकिन फिर भी उनमें ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा अन्याय क्यों? क्यों एनिमल्स के पास ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, क्यों प्लांट्स के पास ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं है? और अगर प्लांट्स के पास ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है तो भी वो गैसियस एक्सचेंज कैसे कर लेते हैं? इसी को अब हमें समझना है। प्लीज नोट दिस डाउन। तो आइए इसी बात को डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स में ब्रीदिंग तो होगी, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, लेकिन प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं है लाइक एनिमल्स। वो क्यों? और फिर प्लांट्स के पास क्या है? क्या किसी को याद आ रहा है? अगर किसी ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लिया है तो वो ज़रूर किसी स्ट्रक्चर को याद कर सकता है, या इवन अगर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ लिया है तो भी ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, स्टोमेटा पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? चलिए आइए देखते हैं। सो रीजंस फॉर absence of breathing organs in plants, breathing organs in plants। स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे,
इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड तो आपके स्कूल में भी 2 या 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है। प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्लांट्स हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स। अगर किसी को याद हो, छोटे छोटे होल्स बन गए थे बार्क पे, मैंने कहा था इसके थ्रू प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करते हैं मॉर्फोलॉजी में, सो स्टोमेटा एनाटॉमी में, एंड लेंटिसिल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस या फॉर गैसियस एक्सचेंज लिख देते हैं, फॉर गैसियस एक्सचेंज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स। क्यों नहीं जरूरत है कोई स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन की? उसका पहला कारण, स्टूडेंट्स हमारे में क्या होता है कि एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैनॉट एक्सचेंज गैस, इट कैनॉट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। हमारे में लंग्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, फिर वो ब्लड में O2 पहुंचाया जाएगा, 3% डिजोल्व होके 97% हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर याद आ रहा हो, और फिर वो एक एक सेल तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो किडनी का सेल हो, लिवर का सेल हो, इंटेस्टाइन का सेल हो, कहीं का भी सेल हो, ब्रेन का सेल हो, कहीं का भी सेल हो। तो हमारे बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, एवरी पार्ट कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज, बट प्लांट्स में एवरी पार्ट, स्टेम, रूट, लीव्स, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन गैसियस एक्सचेंज। तो इसीलिए इन्हें कोई अलग से स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन की जरूरत नहीं है। सो एवरी प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज, ओन गैसियस एक्सचेंज। हमारे में तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत बढ़िया होता है ब्लड के थ्रू, पर प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं होता एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, हर पार्ट अपना खुद का गैसियस एक्सचेंज की जुगाड़ करता है। सो हम लिख सकते हैं देयर इज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, from one part to another, little exchange of gases, right? तो हर पार्ट अपनी गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत को खुद पूरा करेगा, खुद उसकी जिम्मेदारी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि एज सच ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया नहीं होता है, तो हर पार्ट को खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेनी है। नाउ दूसरा रीज़न, हमारे में स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज की नीड, ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हमारे में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, प्लांट्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लांट्स में इतनी एक्टिविटी नहीं है जितनी हमारे में है। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, न्यूरल एक्टिविटी, इतना कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, इतना सोचना विचारना, प्लांट्स में इतनी सारी नीड नहीं है। सो हम क्या लिख सकते हैं, प्लांट्स हैव या प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट, ऐसा भी कह सकते हैं, दे डू नॉट प्रेजेंट great demand for, they do not present, we can say great demand for gas exchange, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है great demand for gas exchange। in fact अगर हम लीव्स की, स्टेम की, रूट्स की बात करें तो इनमें जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। सो रूट्स, स्टेम, leaves respire at rates much lower than animals, much lower than animals। तो पहली बात तो गैसेस एक्सचेंज की इतनी ज़रूरत नहीं है, दूसरा गैस ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाती है, तो सबको अपने अपना जुगाड़ खुद ही करना है than animals, राइट। लाइए मैं इसको भी एक बार रब कर देती हूँ बोर्ड को। नाउ सबसे ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत कब पड़ती है प्लांट्स में? जब फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उस टाइम पे प्लांट CO2 को लेता है और O2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, दैट ग्रेटेस्ट डिमांड या ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज इज नीडेड, कब ज़रूरत है, इज नीडेड एट टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस
के टाइम पर ये ज़रूरत किसको है? ये पत्तियों के, लीव्स के सेल्स को है। और लीव्स के सेल्स में इतने सारे बढ़िया स्टोमेटा नेचर ने ऑलरेडी दिए हैं कि वो आराम से ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द सेल्स ऑफ लीव्स आर वेल अडेप्टेड, आर वेल अडेप्टेड टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरत को बड़े आराम से पूरा कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड कब होती है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। फोटोसिंथेसिस मतलब लीव्स के सेल्स को सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और वो बहुत आराम से अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं क्योंकि उन पे बहुत सारे क्या होते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने पढ़ा है एपिडर्मिस में छोटे छोटे होल्स थे, सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स विच वर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। उनके थ्रू बहुत अच्छे से गैसियस एक्सचेंज आराम से हो जाता है। दूसरा, एक तो स्टोमेटा है इनमें, दूसरा फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, उस ऑक्सीजन को भी तो लीफ का सेल यूज कर सकता है। देखो CO2 तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से, O2 को रिलीज कर रहा है, तो जिसके पहले O2 एटमॉस्फेयर में भागे सेल जो है उसको ट्रैप कर लेता है और उस ऑक्सीजन से फूड का ऑक्सीडेशन कर देता है ATP बनाने के लिए। तो एक तो स्टोमेटा है ही, प्लस साथ में और क्या होता है? लीव्स ऑल्सो, दैट मीन्स लीव्स के सेल्स, दे ऑल्सो यूटिलाइज ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये भी एक कारण हो गया। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एक, नंबर 1 तो गैस का ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता प्लांट पे, उसमें इतना बढ़िया ब्लड नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसा हमारे में है, तो ट्रांसपोर्ट लिटिल है। तो क्योंकि लिटिल ट्रांसपोर्ट है तो हर पार्ट को अपना अपना खुद का गैसियस एक्सचेंज का ध्यान रखना है, तो अलग से कोई ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, दूसरा, इतनी ज़्यादा डिमांड है भी नहीं, डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड। क्यों? क्योंकि उनका जो रेस्पिरेशन है वो काफ़ी लोअर रेट्स पर होता है। सबसे ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस के टाइम लगती है, उसके लिए लीव्स पे बहुत सारे स्टोमेटा है और साथ में लीव्स ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज कर लेती हैं जो फोटोसिंथेसिस के टाइम निकला है। तो वैसे भी हमको कोई अलग से ब्रीदिंग ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। और क्या कारण होता है? एक और कारण होता है, रटना नहीं है, समझना है, समझ के फिर अपनी लैंग्वेज में लिख दो। स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेल्स हैं वो उनका जो सरफेस है हर सेल का, आपने देखा होगा हमने एनाटॉमी जब पढ़ी थी तो जनरली पैरेन्काइमा सेल्स बहुत सारे थे और उनके बीच बीच में बहुत सारी लूज स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस होती हैं, उनके थ्रू आराम से गैस का एक्सचेंज हो जाता है। और सेल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि हर सेल का कोई ना कोई पार्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता ही है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में स्किन के सेल्स हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में, नॉस्ट्रल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी नोज के कुछ एपिथेलियम है, माउथ का कुछ पोर्शन है, बट इंटरनल ऑर्गन्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। बट प्लांट की बॉडी के सभी सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स का कोई ना कोई पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। प्लस रही सही कसर, पैरेन्काइमा टिश्यू बहुत सारा है तो उनके बीच बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती हैं, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। और मान लीजिए अगर उसमें बार्क बन भी गई है, डेड टिश्यू बन भी गया है, तो वहाँ पे लेंटिसल्स बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं, उनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो वैसे भी अलग से कोई ब्रीदिंग ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आइए हम इसी पॉइंट को लिखते हैं। सो वी कैन राइट दैट इन प्लांट्स मोस्ट सेल्स, ज़्यादातर, अच्छा प्लांट्स में लिविंग सेल भी कंपैरेटिवली कम है, काफ़ी सारे तो डेड होते हैं, जैसे जाइलम में हमने देखा था, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स, कितने सारे तो ऑलरेडी डेड टिश्यू ही हो जाता है, तो वहाँ तो गैसियस एक्सचेंज की वैसे भी ज़रूरत नहीं हो, तो डेड सेल है। सो मोस्ट सेल्स हैव सम पार्ट, एट लीस्ट सम पार्ट इन कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेयर, और अगर एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है तो वो सेल डायरेक्टली गैस का एक्सचेंज खुद कर सकता है। सो इन कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। साथ में और कैसे एक्सचेंज फैसिलिटेट होता है? गैसियस एक्सचेंज इज
फैसिलिटेटेड बाय यानी हेल्प्ड बाय लूज इंटरसेल्यूलर एयर स्पेसेस इन द पैरेन्काइमा टिश्यू, बाय लूज इंटरसेल्यूलर, सेल्स के बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, ऐसे बहुत टाइटली पैक्ड सेल्स नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेस का पूरा नेटवर्क बना होता है। तो मैं लिख सकती हूँ बाय नेटवर्क ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इन पैरेन्काइमा। ये भी एक कारण है कि आराम से गैसियस एक्सचेंज उनमें हो जाता है बिना कोई ब्रीदिंग ऑर्गन के। और प्लस ऑफ कोर्स लेंटिसल्स आर प्रेजेंट, अगर किसी स्टेम में बार्क है भी, छाल है भी, आर प्रेजेंट इन बार्क, तो उसमें लेंटिसल्स मिल जाते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो इन सारे कारणों से प्लांट में कोई पर्टिकुलर ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है, फिर भी बड़े आराम से गैस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता नहीं है, ब्लड वगैरह है नहीं, हर पार्ट खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेता है गैस एक्सचेंज की। हर पार्ट के सभी सेल्स का कोई ना कोई पोर्शन एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज होता है, लेंटिसल्स होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू बहुत सारा है, मेजरली कॉर्टेक्स वगैरह सब पैरेन्काइमा का था, लूज स्पेसेस हैं बीच बीच में जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। वैसे भी गैसियस एक्सचेंज की ज़्यादा डिमांड है नहीं, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट वैसे भी लोअर होती है, एक्टिविटी लेवल वैसे भी लोअर होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। सबसे ज़्यादा लीव्स को ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, उसके लिए उनके पास स्टोमेटा होते हैं, प्लस जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसे भी वो यूज़ कर लेते हैं। तो इन सारे कारणों से प्लांट्स में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता, बट प्लांट्स ब्रीद करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लांट्स ब्रीद, दे एक्सचेंज गैस, दे रिक्वायर ऑक्सीजन, दे रिलीज CO2, बट दे डू नॉट हैव एनी ब्रीदिंग ऑर्गन। ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है, ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, पर उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। स्टोमेटा है, लेंटिसल्स हैं, इन सब काम के लिए। सो प्लीज नोट दिस। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बहुत बेसिक समझा, हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आया रेस्पिरेशन का क्या मतलब है। हमें अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज करवानी है, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, यानी प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा, बट उसके लिए प्लांट्स के पास कोई ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं है, हालांकि ब्रीद प्लांट्स करते हैं। अब जो रेस्पिरेशन है उसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है? जब भी हम किसी भी बात को क्लासिफाई करते हैं तो उसका कोई ना कोई बेसिस होता है। तो आइए हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं रेस्पिरेशन का और उसका बेसिस समझते हैं। सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और यहां पर हमारा बेसिस है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। सो व्हाट इज द बेसिस? बेसिस इज टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हमने अभी भी पढ़ा है क्या होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बताइए कि कौन सा ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करने वाला है। उस बेसिस पर रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अगर वो रेस्पिरेटरी सरफेस कार्बोहाइड्रेट या फैट्स हैं, यहां पर मैं लिखती हूं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। या तो एक ये कंडीशन हो सकती है या दूसरी कंडीशन हो सकती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज प्रोटीन, इज प्रोटीन्स। मैंने अभी आपको बताया था, बताइए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड नंबर बॉडी क्या प्रेफर करती है? फैट। उसके बाद लास्ट में प्रोटीन्स प्रेफर करती है। स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो हमारे सेल में फ्लोट करता रहता है, जबकि जो प्रोटीन्स है वो ऐसे पड़े हुए नहीं रहते हैं, वो हमारे प्रोटोप्लाज्म का यानी लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जो है, सेल वॉल को हटा दीजिए, एनिमल प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सारी ऑर्गेनेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है, ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है। इसीलिए अगर प्रोटीन सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहा है
तो उसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, रटने की जरूरत नहीं है, प्रोटोप्लाज्मिक, क्योंकि प्रोटीन इस प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन गया है। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन्स फॉर्म स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लिविंग पोर्शन जो है प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि हम एनिमल्स प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, डेड पार्ट है। सो जो प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट प्रोटीन बन जाता है, तो अगर प्रोटीन को यूज किया जा रहा है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए, एनर्जी रिलीज के लिए, उस तरह के रेस्पिरेशन को प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं दे फॉर्म, ये फ्लोटिंग रहते हैं, दे फॉर्म फ्लोटिंग इंक्लूजन्स इन सेल, इंक्लूजन्स इन सेल। और क्योंकि ये फ्लोटिंग है, इसीलिए अगर इन्हें यूज किया जा रहा है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को कहेंगे स्टूडेंट्स फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो सबस्ट्रेट कौन सा है, उस बेसिस पे टू टाइप के रेस्पिरेशन हो गए। अगर प्रोटीन को यूज किया जा रहा है तो प्रोटोप्लाज्मिक, और अगर फैट कार्बोहाइड्रेट्स को यूज किया जा रहा है तो फ्लोटिंग। रटने की जरूरत नहीं है, पी से प्रोटोप्लाज्मिक, पी से प्रोटीन, एफ से फ्लोटिंग, एफ से फैट, और फैट के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट और याद रखना है। बताइए ज्यादातर कौन सा होता होगा ये, क्योंकि मोस्ट प्रेफर्ड फूड कौन सा होता है ऑक्सीडेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट नंबर फैट्स, ये तो बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है। क्यों होता है रेयरली? इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर ही ब्रेकडाउन होगा, यानी कि सेल की स्ट्रक्चर ही लूज होने लग जाएगा। दूसरा, जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है स्टूडेंट्स तो अमोनिया रिलीज होती है, टॉक्सिक अमोनिया, तो ये वैसे भी बहुत कम होता है। यानी अगर कोई बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए ना, भूख हड़ताल हो गई है, स्टारवेशन हो गया है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गए हैं, बॉडी के फैट्स भी खत्म हो गए हैं, फिर भी खाना नहीं बन रहा है या खाया नहीं जा रहा है, तब जाकर बॉडी प्रोटीन्स को तोड़ती है। ये मैंने डाइजेशन में भी एक्सप्लेन किया था। सो ये कब होता है? दिस अकर्स ड्यूरिंग स्टारवेशन, यानी भूख हड़ताल, जब बहुत समय तक भूखा रहे कोई, स्टारवेशन, कार्बोहाइड्रेट्स पहले टूटते हैं, फिर फैट्स टूटते हैं, वो भी खत्म हो गए, अभी भी एनर्जी चाहिए, तब प्रोटीन को बॉडी यूज करती है। यह डिजीज, बीमारी है और डिजीज्ड कंडीशन। अदरवाइज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ही कॉमन टाइप का रेस्पिरेशन है स्टारवेशन और डिजीज कंडीशन में, क्योंकि एक तो टॉक्सिक अमोनिया रिलीज होती है इसमें, और दूसरा इसमें प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का वो टूटना शुरू हो जाता है। सो दिस इज वन वे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फ्लोटिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटोप्लाज्मिक यानी प्रोटीन्स का टूटना। ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर है कि क्या रेस्पिरेटरी सरफेस सबस्ट्रेट है। आप इसे नोट करिए, फिर हम एक और क्लासिफिकेशन समझेंगे। नाउ रेस्पिरेशन को क्लासिफाई करने का एक और बेसिस होता है, आइए हम उसको समझते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, और वो बेसिस ये है कि जब रेस्पिरेशन हो रहा है, अब आप जानते हो रेस्पिरेशन का मतलब जब फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी रिलीज करने के लिए, उस समय पर उस फूड के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन है या नहीं है। सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन फूड ऑक्सीडेशन, फूड के ऑक्सीडेशन के टाइम या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन के टाइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कह देंगे बताइए? आप सब जानते हैं, एरोबिक। एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे बताइए? एन मीन्स नहीं है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो वो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, पूरा टूटेगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, देयर इज कंप्लीट
ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, या अभी मैं कंपाउंड लिख देती हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही बात है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जबकि यहां पर देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस समय पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा यानी कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स तभी इसको एरोबिक कहा है। और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्या बनेंगे, CO2, वाटर एंड ऑफ कोर्स एनर्जी, वो तो रिलीज होगी ही। और काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है, करीब 36 to 38 ATP मिलती हैं। हम अगर इसे और अलग ढंग से लिखना चाहें तो हम इसे 686 किलो कैलोरी या हम इसे 2870 किलो जूल्स भी लिख सकते हैं। इतनी एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा ऑफ कोर्स बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर लगेंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कर कर। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा, धीरे धीरे होगा। तो फाइनली क्या होगा, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। कितनी एनर्जी, जो मैंने ये ऊपर लिखी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो इसका कुछ पार्ट तो पहले होगा साइटोप्लाज्म में परफॉर्म और फिर रिमेनिंग पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर इन्वॉल्व्ड। हम देखेंगे कैसे, यही तो पढ़ना है हमें इस चैप्टर में डिटेल में। साइटोप्लाज्म भी होगा इन्वॉल्व और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल, तभी तो हम कहते हैं यहाँ पर ATP प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन से ही तो प्रोड्यूस होगी, वो भी प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, CO2, वाटर और एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। जबकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। अगर मैं ATP की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितनी ATP जनरेट होती है, 36 और 38। मैंने और क्यों लिखा है वो धीरे धीरे इस चैप्टर में समझ आएगा। जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड 36 और 38, इतनी ATP बनती है। जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेट मी राइट हियर, in absence of oxygen, absence of oxygen, तभी तो anaerobic बोला है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स या तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अभी लैक्टिक एसिड, या और इथाइल अल्कोहल एंड CO2, या तो ये दोनों फॉर्म होंगे या ये फॉर्म होगा। और ATP बहुत कम बनती है, सिर्फ 2 ATP जनरेटेड। देखिए कितनी कम ATP बन रही है, सिर्फ 2 ATP बनती है। यहाँ पर 36 से 38 ATPs तक बनती हैं। यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ भी नहीं होगा। ये सारी 2 की 2 ATP साइटोप्लाज्म के अंदर ही बन जाएंगी। बहुत कम किलो कैलोरी रिलीज होगी, हार्डली 59 किलो कैलोरी। आइए इसको समझते हैं कैसे रिएक्शन होंगी। अगेन हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, C6H12O6। क्या मैं यहाँ पर प्लस O2 करूँ? नहीं, एनारोबिक है, मैं O2 नहीं करूँगी। एंजाइम्स यहाँ भी लगेंगे, ये भी मल्टी स्टेप होगा, यहाँ भी एंजाइम्स लगेंगे। 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यीस्ट की बात करूँ, यीस्ट में क्या होता है,
ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट? C2H5OH। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने। देखो यहाँ कितने कार्बन है? 6। यहाँ कितने हो गए? 2 2 4। अभी भी 2 कार्बन बचे हैं, वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, प्लस 59 किलो कैलोरीज रिलीज हो गई एनर्जी। तो CO2 भी रिलीज हो गई और इथाइल अल्कोहल। ये यीस्ट में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, बट दिस इज हाउ इट इज फॉर्म। इसीलिए इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए यीस्ट को बेवरेजेस जो होती हैं, शराब जहां बनाते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्रीज, वहां पर यूज किया जाता है। इसीलिए यीस्ट को बेकर्स यीस्ट, हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ते हैं 12th क्लास में। जब हम खमीर उठाना है, जब आपको डोसा खाना है, जब आपको भटूरे खाने हैं, तो यीस्ट को ऐड किया जाता है आटे में, बैटर में, डो में, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस होती है और उससे वो आटा फूलता है। तो इथाइल अल्कोहल और CO2 किस में बन रहा है? यीस्ट में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। एक और तरीका हो सकता है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारे RBC के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सारा ऑर्गेनेल्स गायब हो जाता है, न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है ताकि खूब सारा हीमोग्लोबिन भर सके, वहां भी माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। कैसा रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक। हमारे मसल सेल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहां क्या होता है? अगेन ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑक्सीजन नहीं है, बट अगर ये प्रोसेस ह्यूमंस के RBC में हो रहा है, मसल सेल में हो रहा है, और भी जगह हो सकती है, तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज का ठीक आधा C3, ग्लूकोज था C6, H12 था ग्लूकोज, यहाँ H6, ग्लूकोज था यहाँ O3, 2 मॉलिक्यूल्स। देखो 6 कार्बन, 2 3 6 कार्बन, 6 6 पूरे कार्बन हो गए, बैलेंस हो गई इक्वेशन। क्या अब यहाँ पर CO2 निकलेगी? नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है या तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, या इथाइल अल्कोहल अगर हो रहा है तो उसके साथ CO2 रिलीज होता है, प्लस सेम 59 किलो कैलोरी एनर्जी। तो मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है? यहाँ ऑक्सीजन यूज हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा। क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, CO2 निकलेगी ही निकलेगी, H2O बहुत सारी एनर्जी, 686 किलो कैलोरीज। यहाँ पर या तो इथाइल अल्कोहल CO2 बनेगा या लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट्स बनेंगे, और सिर्फ 59 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। ATP के टर्म्स में बात करें तो यहाँ 36 या 38 ATP फॉर्म होती हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 ATP फॉर्म होती है। दोनों ही साइटोप्लाज्म में टेक पार्ट होगा, दोनों ही साइटोप्लाज्म में परफॉर्म किए जाएंगे सेल के अंदर, बट यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, क्या एनारोबिक, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कौन सा वाला ज्यादा एडवांस्ड रेस्पिरेशन है? तो आप क्या कहेंगे? मैम ऑब्वियसली एरोबिक, नाम से ही समझ में आ रहा है, ज्यादा ATP प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एडवांस्ड होगा। तो क्या अब एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म ही नहीं होता? होता है। अभी देखा हमने RBC में, मसल सेल में, यीस्ट में, कुछ बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन अभी भी होता है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि बहुत पहले एवोल्यूशन में, स्टार्टिंग में, सबसे पहले क्वेश्चन आता है नीट में, एरोबिक रेस्पिरेशन होता होगा या एनारोबिक? आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा इवोल्यूशन में कि जब हमारी अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी, उस समय पर उसमें फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं थी, और अगर फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं थी तो एरोबिक रेस्पिरेशन तब पॉसिबल ही नहीं था। तो प्रिमिटिव लाइफ में एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता था। धीरे धीरे जब हमारी एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन फॉर्म हुई, तब एरोबिक रेस्पिरेशन ने टेक ओवर किया, बट अभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही परफॉर्म करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एनारोबिक भी कर सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो एरोबिक भी कर सकते हैं। यानी कि एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, मतलब ऐसे एनारोब्स जो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। अगर आपने उन्हें ऑक्सीजन दे भी दिया तो भी वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाले एंजाइम्स ही नहीं हैं। सो परफॉर्म ओनली
एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन एंजाइम्स की जो पूरी मशीनरी है वो इनके पास है ही नहीं, वही एब्सेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन की। सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन है इनके लिए, इन्हें एनारोबिक ही करना पड़ेगा, भले ही ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल हो तो भी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मली एरोबिक भी कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन है, पर अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो वो एनारोबिक भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी दोनों कर सकते हैं, उनकी फैसिलिटी है, दोनों कर सकते हैं, यानी फैकल्टेटिव एनारोब्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, फैकल्टेटिव मीन्स परफॉर्म बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, यानी उनके पास पूरे एंजाइम्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करने के भी। अगर ऑक्सीजन है अवेलेबल, ज़रूरत है तो वो एरोबिक कर देंगे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो एनारोबिक पे स्विच कर जाएंगे। जैसे हमारे जो सेल्स हैं मोस्टली हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट हमारे मसल सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो दे मे बी ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। नाउ यहाँ पर आज की क्लास हम एक लास्ट पॉइंट के साथ एंड करेंगे, और वो है कि ये किलो कैलोरी क्या होता है और ये किलो जूल क्या होता है। आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि किलो कैलोरी का क्या मतलब है। किलो कैलोरी वो हीट है, अगर आप 1 किलो पानी लें, 1 kg पानी लें, आप उसको हीट करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, और अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए आपने 97 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी लिया, आपने उसको इतना गर्म किया कि वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने 1 kg वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया, उसमें जितनी एनर्जी, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। तो एक बार आपके रिवीजन के लिए लिख देती हूँ मैं, व्हाट इज 1 किलो कैलोरी? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 1 kg of water 1 kg of water rises by 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसे कहते हैं 1 किलो कैलोरी। इतनी हीट जनरेट होती है, तो बताइए किसमें ज़्यादा हीट जनरेट होती है, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक। और जितनी हीट जनरेट होगी उतनी ज़्यादा वो एटीपी में कन्वर्ट होगी, यानी उतनी ज़्यादा एटीपीज फॉर्म होंगी। और एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किलो कैलोरी और किलो जूल्स में क्या रिलेशनशिप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं चेंज करने के लिए। क्या रिलेशनशिप है? 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल्स। किलो जूल्स, ध्यान रखिए, जूल्स नहीं, किलो जूल्स। इसीलिए 686 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 686 मल्टीप्लाई बाय 4.18। सपोज अगर ये 4 होता तो 4 8 जा 32 और 4 6 जा 24, कैरी 3 27, 272 होता अगर ये 4 किलो जूल होता, पर ये 4 से ज़्यादा है, इसीलिए हमारा आंसर 2720 नहीं आया, 2870 आया। आप मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे यहाँ पूछ लें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी किलो जूल्स एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको इस 59 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.18 से। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने बहुत बहुत बेसिक्स पढ़ा रेस्पिरेशन का। ये सेम फंडामेंटल्स एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे अप्लाई होते हैं, बट हम इन्हें प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। हमने समझा कि जो रेस्पिरेशन है वो फ्लोटिंग या प्रोटोप्लाज्मिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कार्बोहाइड्रेट फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है या प्रोटीन्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। वो एरोबिक या एनारोबिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए या नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इन रेस्पिरेशन की डिटेल्स। हम समझेंगे कि कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। सो जस्ट कम प्रिपेयर्ड विद द बेसिक्स ऑफ द फर्स्ट क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।